हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज अपवर्तनांक और उसके आगे का टॉपिक चलेगा। और कल अपवर्तन ख़त्म हो गया था, तो देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपवर्तन, परावर्तन, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अपवर्तनांक की हम तीन डिफिनीशन लिखे हैं, और तीनों में से आप कोई भी अगर आता है तो लिख देंगे अगर अपने एग्जाम में, आपको पूरा मार्क मिलेगा। स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियतांक होता है, और ये जो नियतांक संख्या है ये एक अपवर्तनांक के रूप में जानी जाती है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा हमने यहाँ दिखाया है आपको। पहली परिभाषा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम है या अधिक है। मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जब अलग अलग होती है तो अपवर्तन की घटना होती है। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है, जो मान आता है उसको अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन, किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये स्नेल का नियम है। इसे आपको बताए थे, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एन। तो ये तो स्नेल का नियम है। और एक तीसरी परिभाषा है, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। तो अपवर्तनांक से यह भी पता चल जाता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस वेग से चल रही है, उसका वेग किस वेग से वह चल रहा है प्रकाश। तो ये तीन परिभाषा अपवर्तनांक के बारे में है। और इसमें दो पार्ट होते हैं अपवर्तनांक के, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पास बताएंगे, इसके दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष मतलब होता है जब प्रकाश निर्वात या वायु से किसी माध्यम में जाता है तो उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे ये अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ से प्रकाश किसी माध्यम में जा रही है, मान लो यह वायु है या निर्वात है। वायु या निर्वात तो विरल माध्यम होगा, और दूसरा इसके सापेक्ष जल होगा या तो फिर कांच होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। लेकिन जब वायु से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसके सापेक्ष, जब वायु के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक देखेंगे तो उसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब पहले माध्यम में वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और पहला माध्यम वायु है, उस समय जो अपवर्तनांक की गणना होती है वह किस रूप में होती है? निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में होती है। और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु नहीं होना चाहिए, पहला माध्यम कोई और होना चाहिए, जल या कांच, कुछ भी पहला माध्यम हो, दूसरा माध्यम उसके बाद कुछ भी हो। जल है तो कांच, जल है तो वायु, कांच है तो वायु, दूसरा माध्यम वायु हो सकता है। तो जब पहला माध्यम वायु नहीं रहता उस समय जो अपवर्तनांक की गणना होती है उसे कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे। तो पहला हेडिंग दे दीजिए आप, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें देखिए परिभाषा, देखिए, जब
प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता किसी अन्य माध्यम में होता है किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या ज्या मतलब समझते हैं ना, साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब जो आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन यूज करते हैं, साइन, साइन है ये, एस आई एन ई, शॉर्ट फॉर्म में एस आई एन ही लिखते हैं इसको, एस आई एन ई पूरा होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देख लीजिए, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हमने अभी आपको बताया है कि पहला माध्यम क्या होना चाहिए, वायु या निर्वात, और उसमें प्रकाश जा रहा है किसी अन्य माध्यम में। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर सापेक्ष बताते हैं। इसको रब कर दें। अगला सापेक्ष, इसमें लिखिए जब पहला माध्यम जब पहले माध्यम जब पहले माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर जब पहले माध्यम वायु निर्वात स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है तब, कोई अन्य माध्यम होता है तब इसे पहले माध्यम तब इसे पहले माध्यम के सापेक्ष तब इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जब पहला माध्यम वायु निर्वात ना हो, जब पहले माध्यम वायु निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है तब इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो पहला माध्यम अगर वायु नहीं है तो वो सापेक्ष है, और पहला माध्यम वायु है तो वो निरपेक्ष है। इसको देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। रब करते हैं इसको। बात और समझिए, ये अगर आपका पृथक कार्य पृष्ठ है
यहाँ से कोई किरण एक माध्यम से आई और ये इसका लंब हो गया अभिलंब, और यहाँ से या तो ऐसे निकल जाएगी, और अगर ऐसा कोई है, एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ आई और ऐसे निकल गई। तो ये मान लीजिए विरल हो गया, ये सघन हो गया, यहाँ पर ये सघन हो गया, ये विरल नहीं, उलट गया क्या, यहाँ पर ये सघन हो गया और ये क्या हो गया, विरल हो गया, यहाँ पर ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। तो ऐसे निकल जाती है। यहाँ पर आई आर बनता है आपतन कोण अपवर्तन कोण, आई और आर बनता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। यहाँ बताए थे आपको कि आई जो होता है वो छोटा होता है आर से, यहाँ जो आई होता है वो बड़ा होता है आर से। ये सघन से विरल जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है, विरल से सघन आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। यह आपतित किरण अपवर्तित किरण ये अभिलंब होता है। अगर कोई किरण सीधे ऐसे अभी जो यहाँ पर पड़ रही है अभिलंबवत आ रही है, पृथककारी पृष्ठ पर एकदम अभिलंबवत आ रही है, कोई किरण पृथककारी पृष्ठ पर एकदम अभिलंबवत आ रही है, उस कंडीशन पे वो सीधे निकलेगी और आई बराबर भी 0 होता है और आर बराबर भी 0 होता है। कभी कभी विकल्प में पूछता है कि जब कोई किरण पृथककारी पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है तो उस समय अपवर्तन कोण या आपतन कोण क्या होता है, तो उस समय आपतन कोण भी 0 होता है और अपवर्तन कोण भी 0 होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता भी है, आपके बोर्ड में भी पूछता है। तो आई बराबर भी 0 और आर बराबर भी 0। तो इसको देख लीजिए, आगे बात करते हैं। गोलीय गोलीय लेंसों द्वारा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन लेंस, लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंसों द्वारा। इसकी परिभाषा देखिए, दो गोलीय पृष्ठों दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ, दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम, समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, अभी तक आप पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, अभी है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन में लेंस क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम मतलब कि जहां से प्रकाश आए और निकल जाए, प्रकाश जहां से आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और इसमें या तो जो दो पृष्ठ से बनता है, लेंस दो पृष्ठों से बनता है, एक पृष्ठ गोली होगा तो एक समतल होगा तब भी लेंस बनेगा, और दोनों गोली होंगे तो तब भी लेंस बनता है। और इसमें दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देख लीजिए, उत्तल लेंस में उसके किनारों पर वो पतला होता है और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस ऐसे बनाते हैं, ये किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इस तरीके को हम कहते हैं उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस और इसे कहते हैं
अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किरणों को इकट्ठा करता है ये, इसलिए कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है उसे कहते हैं अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस या इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये हो गया हमारा। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, या विसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह किरणों को इकट्ठा करता है। और जहाँ कर्ण इकट्ठा होती है किरणें, वहाँ अभिसारी प्रक्रिया होती है। और यह ऊपर मतलब किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, इसलिए इसे अवतल लेंस कहते हैं। यह अपसारी लेंस है। इसे कहते हैं वास्तविक लेंस भी कहते हैं। ये मोस्टली जो प्रतिबिंब बनता है इसमें वास्तविक बनता है। एक कंडीशन को छोड़ के सभी में वास्तविक, एक कंडीशन में आभासी बनता है। और इसमें हमेशा आभासी बनता है, इसे कहते हैं आभासी लेंस। तो यहाँ पर हमेशा आभासी लेंस। तो ये कंडीशन है दो उत्तल लेंस। कभी कभी पूछता है कि एक उत्तल और एक अवतल मिला के क्या बन जाता है, तो उसे कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। एक उत्तल एक समतल मिलके क्या होता है, तो समतल उत्तल लेंस। वैसे यहाँ पर एक उत्तल एक अवतल मिल जाता है तो कहते हैं उत्तल समतल लेंस। एक समतल और एक अवतल बनता है तो अवतल समतल लेंस। इस तरीके से नाम हो जाता है। ये दो गोलीय पृष्ठ हैं और ये इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ हैं। इसको देख लीजिए। रब कर दें इसको। कुछ बात उत्तल लेंस की करते हैं। उत्तल लेंस जैसे अभी अपन ने बताया, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, वास्तविक लेंस कहते हैं। इसका चित्र ऐसे बनता है, ये इसका चित्र होता है। आप गोला प्रकार और पेंसिल से बनाइए, अच्छा बनेगा ये। और बीच में एक लाइन बना देते हैं अच्छा दिखने के लिए। बीच से एक रेखा खींचिए, ये हो गया आपका लेंस। ये जो बीच से रेखा जा रही है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और लेंस के मध्य भाग को, जो मध्य भाग को मिलाते हैं रेखा, तो मध्य भाग को कहते हैं, मध्य भाग को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, यह हो गया प्रकाशिक केंद्र। वहां क्या होता था दर्पण में, वहां ध्रुव होता था, यहाँ पे क्या है प्रकाशिक केंद्र। यह रेखा मुख्य अक्ष है। अब समझिए कि मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ऐसे बिंदु को प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। और दूसरी चीज, दूसरा बना दे रहे हैं अभी, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष L1 और L2। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये हो गया मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं द्वितीय फोकस, F1 और F2। दोनों कंडीशन समझ लीजिए। मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन है ये लाइन मुख्य अक्ष है, ये लाइन जो है ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये लाइन जो है वो मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के पर ऐसा बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो इसे कहते हैं प्रथम फोकस। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी प्रथम फोकस दूरी, और यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी द्वितीय फोकस दूरी होती है। और ये जो तल होता है मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है, ये मुख्य अक्ष के लंबवत, इसे कहते हैं फोकस तल, फोकस तल। ये मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा इसे कहते हैं फोकस तल, फोकस तल होता है। यहाँ तक देख लिए, समझ लिए। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है सीधा और लेंस के मध्य से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर ऐसा बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं प्रथम फोकस, प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी प्रथम फोकस दूरी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी द्वितीय फोकस दूरी। इस फोकस से लंबवत तल फोकस तल, इस फोकस के लंबवत तल फोकस तल। देख लीजिए इसको, आगे और बात करते हैं। देखिए ये एक गोलीय पार्ट है इसका, एक गोलीय पार्ट है इसका। अभी हमने आपको बताया था कि लेंस कैसे बनता है, लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बनता है। तो इस गोलीय पृष्ठ की भी कोई एक केंद्र होगा, किसी गोले का भाग होगा, कोई एक केंद्र होगा। इस गोलीय पृष्ठ का भी कोई एक भाग होगा, किसी गोले का भाग होगा जिसका भी कोई केंद्र होगा। तो यहां से यहां तक लेंस का यह दूरी ये कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ की दूरी भी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। और इस बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, इस बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब लेंस में दो वक्रता त्रिज्या और दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठों का भाग होता है। तो दो गोलीय पृष्ठ मतलब एक गोलीय पृष्ठ किसी एक गोले का भाग होगा, दूसरा गोलीय पृष्ठ किसी एक गोले का भाग होगा। तो दो वक्रता केंद्र और दो उसके वक्रता त्रिज्या होती है। दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होती है। ये बात समझ लीजिएगा कि दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब अगर ये आपका लेंस हो गया ऐसे यहां से, तो इस पार्ट के लिए यहाँ पर जो वक्रता केंद्र होगा C1 और इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो वक्रता केंद्र होगा C2। तो ये इसके लिए यह पहला वक्रता केंद्र और इसके लिए यह दूसरा वक्रता केंद्र। और यह प्रकाशिक केंद्र की दूरी है, यह पहली जो होगा वक्रता त्रिज्या और ये हो जाएगा दूसरी वक्रता त्रिज्या। मतलब ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो इतनी चीजें हो गई, इतनी चीजें आप समझ लेंगे, आसानी हो जाएगी आपको। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण की बात करते हैं।
ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हो गया L1 और ये L2, L1 और L2। ये सीधी रेखा ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका प्रकाशिक किरण। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष और ये इसका हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो पहली स्थिति देखिए, ऐसी किरणें आ रही हैं और ऐसे निकल जा रही हैं। ऐसी किरणें आई और निकल गई, ऐसी किरण आई और ऐसे निकल गई, ऐसी किरणें आई ऐसे निकल गई, ऐसी किरण आई और ऐसे निकल गई। देखिए इसको, अब इसको हम जब पीछे की तरफ मिलाएंगे अपवर्तित किरणों को, एक बिंदु पर मिलेंगी। देखिए एक बिंदु पर मिलेंगी। यह हो गया मान लीजिए फोकस। ये बताएंगे कौन सा फोकस है ये। और दूसरा, ऐसे किरणें जा रही हैं, ऐसे किरणें जा रही हैं, ऐसे किरणें जा रही हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं और अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जा रही हैं। अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जा रही हैं। इनको पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे हम, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कंडीशन हमको मिलेगी ऐसे। ये भी हमारा हो गया ये फोकस। ये कौन सा लेंस है? ये है अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस। जब प्रकाश की किरणें हमको लग रहा है कि मुख्य अक्ष से किसी बिंदु पर मिल रही हैं, मुख्य अक्ष से किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो उसे कहते हैं प्रथम फोकस। आभास होता है क्योंकि ये किरणें आई, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। किरणें आ रही हैं लेकिन अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। अपवर्तन के बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं तो हम इनको मुख्य अक्ष किसी बिंदु पर मिला दें तो ये होगा प्रथम फोकस। और जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, अपवर्तित होकर निकल जा रही हैं, उन समांतर किरणों के अपवर्तन वाली किरणों को जब हम पीछे की तरफ मिलाएं तो जहां मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं द्वितीय फोकस। ये होगा हमारा द्वितीय फोकस और ये हो जाएगा हमारा प्रथम फोकस। तो ये दूरी जो हो जाएगी ये प्रथम फोकस दूरी और ये दूरी जो हो जाएगी ये द्वितीय फोकस दूरी। ये जो तल होगा, ये तल होगा, ये प्रथम फोकस तल और ये जो तल होगा ये होगा द्वितीय फोकस तल। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। के बाद आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब आप किरण बनाएंगे तो मान लो ये लेंस है, ये लेंस है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस के किसी एक फोकस पर मिलेगी। ये कौन सा फोकस होगा? द्वितीय फोकस होगा, द्वितीय फोकस होगा ऐसे। और कोई किरण अगर मुख्य अक्ष से किसी बिंदु से होकर जा रही है
तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह चीजें याद रखिएगा। और अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो सीधी निकल जाएगी। जैसे वहां पर आप देखते थे कि वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जा रही थी तो उसी मार्ग से वापस आ रही थी। तो प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है तो सीधी उसी मार्ग से आगे निकल जाती है बिना विचलित हुए। तो यह चीजें आप जब पढ़ाएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, उसमें काम आएगा। देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। आज यहीं पर वीडियो को बंद करते हैं और कल फिर आगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसको बताएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।